ज़रा तसव्वुर कीजिए कि कोई शख्स अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई और जमा पूंजी इंतहाई भरोसे के साथ किसी बैंक में रखवाए। जो कि आमतौर पर हम सब करते ही हैं। बिल्कुल। और चंद दिन बाद उसे अचानक खबर मिले कि इस बैंक ने आवाम का वो सारा पैसा जूतों की एक नाकाम फैक्ट्री खरीदने में लगा दिया है। अरे बाप रे, ये तो वाकई एक भयानक ख्वाब होगा। या फिर वो बैंक अचानक अपना बुनियादी काम छोड़कर बैनुल अक़वामी मार्केट में रुई या आमों की तिजारत शुरू कर दे। मतलब बज़ाहिर सुनने में ये बात इंतहाई मजाकिया और नामुमकिन लगती है। जी बिल्कुल, नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन इस तरह के डरावने ख्वाब को हकीकत बनने से रोकने के लिए एक खास और इंतहाई ताकतवर कानूनी दस्तावेज मौजूद है। मेरा नाम मजिस्टर खान है। मेरे चैनल लॉ विद मजिस्टर में खुशामदीद। कानूनी आगाही के लिए बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जी, और इसलिए आज की इस नशिस्त में हम इसी चीज को समझने वाले हैं। जी हाँ, आज के इस तफसीली जायजे का बुनियादी मकसद इसी दिफाई दीवार यानी बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के इब्तदाई 22 सेक्शंस का एक इंतहाई गहरा और मंतिकी तज्जिया करना है। हम इस गुफ्तगू में कानून की हर अहम शिक को खंगालेंगे, उसके पीछे छुपी मंतिक को समझेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि अदालती फैसलों ने इन कवानीन को अमली जामा कैसे पहनाया है। बिल्कुल ठीक। और इसमें हम कानून की जो अहम इबारात हैं उन्हें बिल्कुल उनके असल अंग्रेजी अल्फाज में पढ़ेंगे, फिर उनका आसान उर्दू में तर्जमा करेंगे ताकि कानूनी जबान की कोई भी पेचीदगी बाकी ना रहे। और देखें, इस तमाम बहस की बुनियाद रखने के लिए ये जानना सबसे अहम है कि 1962 में इस ऑर्डिनेंस को लाने की जरूरत ही क्यों पेश आई। मतलब इसका सबसे बड़ा और बुनियादी हदफ क्या था? मालियाती इस्तेहकाम, राइट? बिल्कुल, मालियाती इस्तेहकाम की जमानत देना। अवाम का जो पैसा बैंकों के पास बतौर अमानत मौजूद होता है ना, उसे किसी भी किस्म के गैर ज़रूरी खतरे या लालच की भेंट चढ़ने से बचाना है। ये ऑर्डिनेंस दरअसल वो कानूनी इंजन है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वो ताकत फराहम करता है जिससे वो तमाम कमर्शियल बैंकों की कड़ी निगरानी करता है। सही, ताकि मालियाती निज़ाम का पहिया बगैर किसी रुकावट के चलता रहे। ये बात बिल्कुल मंतिकी है। तो अगर आवाम के पैसों के तहफ़्फ़ुज़ की बात है तो ज़हन में ये सवाल आता है कि अगर कल को कोई बैंक अपना एक अलग ही कानून बनाकर बैठ गया तो क्या होगा? जी, ये एक बहुत अहम सवाल है और यहीं से ये कानून अपनी ताकत दिखाता है। बिल्कुल। सेक्शन 1 तो सिर्फ ये बताता है कि ये कानून पूरे पाकिस्तान में लागू है और सेक्शन 2 बताता है कि ये कंपनीज एक्ट के साथ मिलकर काम करेगा। लेकिन असल ताकत तो मेरे ख्याल में सेक्शन 6 में छुपी है। 100%। सेक्शन 6 बहुत ही जबरदस्त है। ये सेक्शन वाज़े करता है कि अगर किसी भी बैंक के अपने अंदरूनी कवायद व ज़वाबित, जिन्हें कानूनी ज़बान में मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, और इस ऑर्डिनेंस के दरमियान कोई भी टकराव आ जाए तो हमेशा ये ऑर्डिनेंस ही जीतेगा। जी, कानून की बालादस्ती इसी को कहते हैं। अगर इसे एक रोज़मर्रा की मिसाल से समझा जाए तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी निजी क्लब के अपने कुछ अंदरूनी उसूल हों। वो क्लब जो चाहे उसूल बना ले, लेकिन क्या वो मुल्क के आइन को बदल सकते हैं? हरगिज नहीं। मुल्की कानून हमेशा उस क्लब के उसूलों पर भारी रहेगा। ये तशबीह इस तस्वुर को बहुत खूबसूरती से वाजे करती है। देखें, कानून की दुनिया में इसे ओवरराइडिंग इफेक्ट कहते हैं। इस शिक के बगैर कानून बिल्कुल बेदांत के शेर की तरह होता। वो कैसे? मतलब कोई भी बैंक महज अपनी बोर्ड मीटिंग में एक करारदार पास करके खुद को किसी भी सख्त पाबंदी से आजाद करवा सकता था। तो सेक्शन 6 इसी चोर दरवाजे को मुस्तकिल तौर पर बंद करता है ताकि कानूनी बालादस्ती पर कोई समझौता ना हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तजाद भी तो नजर आता है ना। अच्छा, वो क्या? देखें, एक तरफ हम कानून की इस कदर बालादस्ती की बात कर रहे हैं कि कोई उससे बच नहीं सकता, और दूसरी ही तरफ जब हम सेक्शन 3A और 4 को देखते हैं तो वहाँ कानून खुद विफाकी हुकूमत को यह ताकत दे रहा है कि वो स्टेट बैंक के मशवरे से कुछ मालियाती इदारों पर इस कानून का इतलाक महदूद कर सकती है। जी, ये बात तो है। या फिर किसी खास हंगामी सूरत हाल में इन कवानीन को आर्जी तौर पर मुअत्तल भी कर सकती है। ये तो अपने ही बनाए हुए उसूलों को तोड़ने वाली बात हो गई ना। हुकूमत के पास इस कानून को मुअत्तल करने की ताकत क्यों होनी चाहिए? ये तजाद बज़ाहिर महसूस जरूर होता है, लेकिन हकीकत में यह निज़ाम को टूटने से बचाने के लिए रखी गई एक लचक है जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत क्यों है? देखिए ना, मालियाती दुनिया बहुत वसी है। कुछ इदारे ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर रिवायती बैंकों की तरह काम नहीं करते, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, माइक्रो फाइनेंस इदारे हो गए या लीजिंग कंपनियां। सही। इन पर एक बड़े कमर्शियल बैंक वाले सख्त कवानीन मनोआन लागू करना तो उनका गला घोंटने के मुतरादिफ होगा। और जहां तक मुअत्तली की बात है, फर्ज करें मुल्क किसी शदीद माशी बहरान की जद में है या किसी बड़े बैंक की तंजीमें नौ की जा रही है ताकि वो डूबने से बच सके। ऐसे वक्त में हुकूमत को कुछ हंगामी सांस लेने की जगह चाहिए होती है। समझ गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस इस्तिस्ना का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इदारा मादर पदर आज़ाद हो गया। स्टेट बैंक की नज़र और मुतबादिल शराइत तब भी उन पर लागू रहती हैं। ये एक बहुत अहम वजाहत है कि लचक का मतलब निगरानी का खात्मा नहीं है। चलें, अब जबकि हमने कानून का दायरा कार समझ लिया है तो उसके सबसे बुनियादी हिस्से यानी सेक्शन 5 की तरफ आते हैं। जी, जो कि बहुत अहम है। इसमें बहुत सी तारीफें दी गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानून की नज़र में बैंकिंग असल में है क्या। कानून के अल्फाज इस हवाले से बड़े वाज़ेह हैं। मैं असल अंग्रेजी फिक्रा पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल, ताकि असल इबारत वाज़ेह हो जाए। Banking means the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise.
जिसका आसान उर्दू तर्जुमा कुछ यूं बनता है कि बैंकिंग का मतलब है आवाम से कर्ज देने या सरमायाकारी की गर्ज से रकूम जमा करना, जो तलब करने पर या किसी और तरीके से वापस की जा सके। जी, और इस तारीफ पर गौर किया जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सिर्फ पैसे लाकर तिजोरी में रख लेना बैंकिंग नहीं है। इन पैसों को आगे कर्जे की सूरत में देना या कहीं सरमायाकारी करना उसकी रूह है, यानी पैसों को गर्दिश में रखना लाजमी है। बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया है। और इसी तारीफ के अंदर से दो इंतहाई अहम कानूनी इस्तेलाहात जन्म लेती हैं जो इसी सेक्शन 5 में बयान की गई हैं। वो कौन सी? टाइम लायबिलिटीज और डिमांड लायबिलिटीज। ये दोनों इस्तेलाहात समझें कि बैंकिंग के पूरे निज़ाम का सांस है। डिमांड लायबिलिटीज से मुराद अवाम की वो रकूम है जो बैंक के पास जमा है और जिन्हें खातेदार जब भी डिमांड करे यानी मांगे तो बैंक को उसी वक्त वापस करनी पड़ती हैं। जैसे कि आम करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट हो गया। जी बिल्कुल। कोई भी शख्स एटीएम चाहे या चेक बुक इस्तेमाल करे, बैंक उसे ये नहीं कह सकता कि भाई आज नहीं परसों आना। हाँ, वो तो फौरन देना पड़ता है। इसके बरक्स टाइम लायबिलिटीज वो रकूम है जो किसी खास वक्त यानी टाइम के गुजरने के बाद वाजिबुल अदा होती हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स जो 1, 3 या 5 साल के लिए जमा करवाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि टाइम लायबिलिटीज दरअसल बैंक के लिए एक सुकून का बाइस होती है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये पैसा अचानक कल वापस नहीं मांगा जाएगा। जी, इनके पास एक मार्जिन होता है। जबकि डिमांड लायबिलिटीज किसी भी वक्त उनके गले पड़ सकती हैं। बिल्कुल। और आगे चलकर जब हम रिजर्व फंड्स और कैश रखने की पाबंदियों पर बात करेंगे तो ये फर्क बहुत काम आएगा कि कानून इन दोनों पर अलग अलग शराइत क्यों लागू करता है। तो जब ये तय हो गया कि बैंक क्या होता है और उसके पास पैसे किस शक्ल में आते हैं, तो अगला कदम ये देखना है कि बैंक इस जमाशुदा सरमाए के साथ क्या कुछ कर सकता है। यहाँ से हम सेक्शन 7 से लेकर 12 तक के उस हिस्से में दाखिल होते हैं जो कारोबार के उसूलों और सख्त पाबंदियों का तयन करता है। जी, जो कि असल बाउंड्रीज सेट करते हैं। सेक्शन 7 और 8 बहुत सख्ती से इस बात का अहाता करते हैं कि एक बैंक कानूनी तौर पर कौन से काम कर सकता है, जैसे कर्जे देना, लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करना, ज़र मुबादला का तबादला करना और दीगर मुताल्लिका मालियाती उमूर। और साथ ही कोई भी गैर लाइसेंस्ड इदारा आवाम को धोखा देने के लिए अपने नाम के साथ बैंक या बैंकिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी, बहुत ज़रूरी है। यहाँ मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक इंतहाई अहम फैसला याद आ रहा है जो इस मवाद का हिस्सा है, PLD 2000 SC 225। इस मुकदमे में अदालत ने स्टेट बैंक के डायरेक्शन देने के इख्तियार पर बड़ी तफसीली बात की थी। जी, इस्लामी उसूलों की रोशनी में इस बात का बहुत बारीक बीनी से जायजा लिया गया था। बिल्कुल, कि बैंक का जो भी कारोबार है, खास तौर पर मार्कअप और सूद का निज़ाम, क्या वो महज एक कागजी कार्रवाई है या उसमें हकीकी खरीदो फरोख्त शामिल है। ये फैसला जाहिर करता है कि बैंक जो भी जायज़ काम करे उसे मुल्क के आला तरीन कवानीन और आईनी रूह के मुताबिक होना चाहिए। वैसे वाज़ेह रहे कि हम यहाँ महज अदालती तारीख और हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं और कानून की तशरीह पर बात कर रहे हैं। हम कोई साइड नहीं ले रहे। बिल्कुल, हम सिर्फ हक़ाइक़ का जायजा ले रहे हैं। और देखें, ये अदालती हवाला इस बात की निशानदही करता है कि बैंकों का काम किस कदर हसास है, और इसी हसासियत की वजह से सेक्शन 9 एक ऐसी पाबंदी मुतारिफ करवाता है जो बैंकिंग की दुनिया के लिए लाइफलाइन की हैसियत रखती है। वो क्या है? सेक्शन 9 वाज़े तौर पर कहता है कि कोई भी बैंक बराए रास्त या बिल वास्ता सामान की खरीदो फरोख्त यानी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। वो दुकानदार या ताजिर नहीं बन सकता। अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह बहुत सादा है। तिजारत में नुकसान का खतरा यानी कमर्शियल रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर बैंक आवाम का पैसा तिजारती तजुर्बात में उड़ा दे और नुकसान हो जाए तो आवाम तो सड़कों पर आ जाएंगे। इसलिए बैंक का काम सिर्फ मालियाती तालसी या फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन तक महदूद रखा गया है। ये बात असूली तौर पर तो बहुत बेहतरीन लगती है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही पेचीदा अमली सवाल पैदा होता है। जी बताएं। फर्ज करें एक शख्स ने बैंक से 50 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। उसने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई। अब वो कर्जा वापस नहीं कर रहा, मतलब डिफॉल्ट कर गया है। कानूनी कार्रवाई के नतीजे में बैंक ने अपने पैसे पूरे करने के लिए उस शख्स की फैक्ट्री, उसकी मशीनरी और सारा सामान जब्त कर लिया। जी ऐसा होता है बिल्कुल। अब जरा सेक्शन 9 की कानूनी इबारत पर गौर करें जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नो बैंकिंग कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील इन द बाइंग और सेलिंग और बार्टरिंग ऑफ गुड्स। जिसका तर्जुमा यह है कि कोई बैंकिंग कंपनी बराह रास्त या वाबस्ता सामान की खरीदो फरोख्त या तबादले का काम नहीं करेगी। अब जब फैक्ट्री जब्त हो गई और सामान बैंक के गोदाम में आ गया, तो क्या अब बैंक का मैनेजर उस फैक्ट्री को चलाएगा? जरा सोचिए, एक सूटेड बूटेड ब्रांच मैनेजर सुबह बैंक का खाता चेक करने के बजाय जूतों की फैक्ट्री में मजदूरों की हाजिरी लगा रहा हो, क्या कानून उसे इसकी इजाजत देगा? ये वाकई एक बहुत दिलचस्प और हकीकत पसंदाना सूरत हाल है, और कानून बनाने वाले भी इस अमली मजबूरी से पूरी तरह वाकिफ थे। इसी मज़हका खेज सूरत हाल और पेचीदगी को सुलझाने के लिए फौरन बाद सेक्शन 10 मौजूद है। अच्छा, सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 इस बात को तस्लीम करता है कि कर्ज की वसूली में गैर बैंकारी असासे, जिन्हें नॉन बैंकिंग एसेट्स कहते हैं, जैसे जायदाद, गाड़ियां या फैक्ट्री का सामान, ये बैंक के कब्जे में आ सकते हैं। लेकिन कानून कहता है कि बैंक इन असासों को लेकर बैठ नहीं सकता और ना ही इसका कारोबार चला सकता है। तो फिर बैंक क्या करेगा? बैंक पर लाजमी है कि वो इस कब्जे में ली गई जायदाद को ज्यादा से ज्यादा 7 साल के अंदर फरोख्त करे। और अगर मार्केट डाउन हो?
जी, अगर किसी वजह से मार्केट बहुत गिरी हुई हो और स्टेट बैंक को लगे कि फौरन बेचने से बैंक को इतना नुकसान होगा कि बिलाखिर खातेदारों के पैसे डूबेंगे, तो वो इस मुद्दत में मजीद 5 साल की तौसीक कर सकता है। लेकिन हतमी और अटल फैसला यही है कि बैंक को वो असासा बेचना है, नकदी खरी करनी है और वापस अपने असल काम की तरफ लौटना है। वो प्रॉपर्टी डीलर या फैक्ट्री मालिक नहीं बन सकता। अरे वाह, ये तो वाकई एक जबरदस्त तवाज़न है। आपको आपके असल काम तक महदूद रखा जा रहा है। इसी तसलसल में अगर हम इंतजाम और रिकॉर्ड की तरफ देखें तो सेक्शन 11 और 12 भी बहुत वाज़ेह लकीरें खींचते हैं। बिल्कुल। सेक्शन 11 कहता है कि बैंक का कंट्रोल किसी बैरूनी मैनेजिंग एजेंट के हाथ में नहीं दिया जा सकता और बैंक किसी ऐसे शख्स को नौकरी पर नहीं रख सकता जो दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट करार दिया जा चुका हो या जो धोखाधड़ी में सजा याफ्ता हो। ये तो एक बुनियादी एहतियात है ना। हाँ, और सेक्शन 12 का उसूल तो मुझे बहुत ही अमली लगा कि बैंक का कोई भी रिकॉर्ड स्टेट बैंक की पेशगी इजाज़त के बगैर पाकिस्तान से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। बाज़ों का जहन में आता है कि आज के इस जदीद और डिजिटल दौर में जहां सारा डेटा क्लाउड पर होता है, रिकॉर्ड को मुल्क की जुग्राफियाई हुदूद में कैद रखने की क्या तुक है? देखिए, इसके पीछे दायरा अख्तियार या जुरिस्डिक्शनल पावर की मंतिक काम करती है। वो कैसे? फर्ज करें कि स्टेट बैंक को किसी बैंक में एक बहुत बड़े फ्रॉड की बू आती है और वो अचानक ऑडिट करने पहुंच जाता है। अगर बैंक इंतजामिया ये कह दे कि जनाब हमारा सारा असल रिकॉर्ड तो किसी दूसरे मुल्क के सर्वर्स पर पड़ा है जहां पाकिस्तान के कानून लागू ही नहीं होते, तो स्टेट बैंक क्या कर लेगा? कानून बेबस हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इसीलिए शफाफियत और फौरी जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए कानून ने ये शर्त रखी है कि रिकॉर्ड हर वक्त रेगुलेटर की पहुंच में और मुल्क की हुदूद के अंदर होना चाहिए। ये तो साबित हो गया कि कानून ने हर तरफ से एहतियात के पहरे बिठाए हुए हैं। लेकिन किसी भी इमारत को खड़ा रखने के लिए सिर्फ उसूल काफी नहीं होते, उसकी बुनियाद में ठोस मटीरियल यानी सरमाए का होना लाजिम है। बिल्कुल, फाइनेंशियल मसल बहुत जरूरी है, जो हमें इस जायजे के तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से यानी सेक्शन 13 से 20 की तरफ लाता है, जहां सरमाया और बैंक को चलाने वाले दिमाग यानी डायरेक्टर्स की अहलियत पर बात की गई है। सेक्शन 13 और 14 सरमाए की कुछ शराइत मुकर्रर करते हैं। यहाँ एक खास और कदरे टेक्निकल 50% का उसूल बयान किया गया है। जी, वो काफी दिलचस्प है। मैं पहले उसकी कानूनी इबारत पढ़ता हूँ। Subscribed capital of the company is not less than 1/2 of the authorized capital and the paid up capital is not less than 1/2 of the subscribed capital। जिसका तर्जुमा यह है कि कंपनी का खरीदा गया या सब्सक्राइब सरमाया मंजूर शुदा यानी ऑथोराइज सरमाए के निस्फ से कम ना हो और अदाशुदा यानी पेड अप सरमाया खरीदे गए सरमाए के निस्फ से कम ना हो। अब भाई ये सुनने में काफी पेचीदा अलजेब्रा लगता है, क्या हम इसे किसी सादा सी मिसाल से समझ सकते हैं? बिल्कुल, इसे एक बहुत ही सीधे साधे हिसाब से समझते हैं। फर्ज करें एक बैंक अपने कानूनी कागजात में ये दावा करता है कि वो मुस्तकबिल में कुल मिलाकर 100 रुपए का सरमाया इकट्ठा करने का मजाज है। उसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहेंगे। ठीक है, 100 रुपए। अब कानून कहता है कि महज हवाई बातें ना करें, उस 100 रुपए में से कम आधे यानी 50 रुपए के हिस्से हकीकत में लोगों ने खरीदने का वादा किया हो। ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया। अच्छा, और फिर? और इस 50 रुपए का भी कम आधा यानी 25 रुपए असल में नकद सूरत में बैंक के खाते में अदा हो चुका हो, जिसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। यानी 100 फिर 50 और फिर 25। बिल्कुल, इसका सीधा सा मकसद ये है कि कागजी दावों और हकीकत के दरमियान बहुत ज्यादा फासला ना हो। बैंक के पास हकीकत में इतना पैसा होना चाहिए जितना वो जाहिर कर रहा है। इसका मतलब है कि हवा में महल बनाने पर सख्ती से पाबंदी है। अच्छा, इसी सेक्शन 14 में एक और बहुत कमाल की शर्त मौजूद है कि विफाकी हुकूमत के अलावा किसी भी शख्स के पास बैंक में 5% से ज्यादा वोटिंग के हुकूक नहीं हो सकते, चाहे उसने कितने ही हिस्से क्यों ना खरीद रखे हों। इसके पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है? ये दरअसल ताकत के इर्तिकाज को तोड़ने का एक हथियार है। चूंकि बैंकों में 90% से ज्यादा पैसा आम आवाम का होता है, इसलिए कानून ये हरगिज नहीं चाहता कि कोई एक अरबपति शख्स या कोई एक खानदान महज अपने पैसों के जोर पर पूरे बैंक के बोर्ड को हाईजैक कर ले। हाँ, वरना वो तो आवाम के पैसों से अपने जाती कारोबार के लिए कर्जे मंजूर करवाना शुरू कर देगा। बिल्कुल, तो एक शख्स की इजारादारी को रोकने के लिए वोटिंग के हुकूक को 5% तक महदूद किया गया है। उसके अलावा स्पॉन्सर्स को अपने हिस्से सेंट्रल डिपॉजिटरी में रखने की पाबंदी भी लगाई गई है, ताकि वो रातों रात अपने हिस्से बेचकर फरार ना हो सके। यानी सरमाए पर कड़ी नजर है और सरमाए के साथ साथ जो लोग इस सरमाए को चला रहे हैं यानी डायरेक्टर्स, उन पर तो और भी सख्त नजर है। सेक्शन 15, 15A और खासतौर पर 15C का जिक्र करना यहाँ नागुज़ीर है। सेक्शन 15C फिट एंड प्रॉपर टेस्ट का तस्वर लाता है। जी, ये टेस्ट बहुत अहम टूल है। अगर हम इस टेस्ट को एक मिसाल से समझें तो ये बिल्कुल एक मुसलसल चलने वाली सिक्योरिटी क्लियरेंस की तरह है। ये ऐसा नहीं है कि एक शख्स ने एक बार इम्तिहान पास किया, डायरेक्टर बन गया और अब सारी जिंदगी मौज करे। अगर कोई डायरेक्टर उहदा संभालने के बाद किसी भी वक्त इस मयार पर पूरा उतरना बंद कर दे,
मसलन वो किसी धोखाधड़ी में मुलव्विस पाया जाए या डिफॉल्ट कर जाए। जी, तो स्टेट बैंक के पास प्राह रास्त इख्तियार है कि उसे गर्दन से पकड़े और उधर से हटा दे। और बात सिर्फ हटाने तक महदूद नहीं है। देखें, सेक्शन 15A के तहत तो स्टेट बैंक के पास ये इख्तियार भी है कि अगर उसे किसी बैंक की कारकर्दगी पर शक हो तो वो अपना एक नुमाइंदा डायरेक्टर बराह रास्त उस बैंक के बोर्ड में बिठा सकता है। अरे, मतलब अपना बंदा अंदर बिठा सकता है? जी बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इस शख्स के लिए बैंक का शेयर होल्डर होना भी लाजमी नहीं। वो स्टेट बैंक की आंख और कान बनकर बोर्ड की मीटिंग्स में बैठता है। लेकिन यहाँ जहन में एक सवाल उभरता है जो इन अदालती फैसलों से भी जुड़ा है, जिनका हमारे ज़राए में जिक्र है। जब स्टेट बैंक के पास इतने वसी और बेपनाह इख्तियारात हैं कि वो डायरेक्टर्स को हटा भी सकता है और लाइसेंस भी मनसूख कर सकता है, तो क्या वो एक डिक्टेटर की तरह काम कर सकता है? अगर वो किसी को जाती रंजिश की बुनियाद पर हटा दे तो क्या होगा? यही वो मकाम है जहां हमारा अदालती निजाम एक चेक एंड बैलेंस के तौर पर सामने आता है। हमारे मवाद में MCB का 2012-13 का मुकदमा और मशहूर इंडस बैंक केस मौजूद हैं। जी, इन केसेस में क्या हुआ था? इन फैसलों में अदालतों ने ये उसूल वाज़े कर दिया कि अगरचा ऑर्डिनेंस के तहत स्टेट बैंक के पास बेपनाह इख्तियारात हैं, लेकिन वो कानून और शफाफियत, जिसे कानूनी ज़बान में ड्यू प्रोसेस कहा जाता है, उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यानी मनमानी नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। अगर स्टेट बैंक कोई ऐसा फैसला करता है जिसमें मुतल्लिका शख्स को सफाई का मौका ना दिया गया हो या कानूनी तकाजे पूरे ना किए गए हों, तो अदालतें स्टेट बैंक के उस फैसले को कालअदम करार दे सकती हैं। यानी रेगुलेटर पर भी कानून की तलवार लटक रही होती है। ये तवाज़ुन बहुत शानदार है। अब डायरेक्टर्स के पास जरा कुछ मालियाती पाबंदियों का जिक्र हो जाए जो सेक्शन 16 से 20 तक फैली हुई हैं। जैसे बैंक हिस्से बेचने पर 2.5% से ज्यादा कमीशन अदा नहीं कर सकता। जी। और एक बड़ी दिलचस्प पाबंदी सेक्शन 17 में है कि बैंक अपने असासों पर स्टेट बैंक की पेशगी इजाजत के बगैर फ्लोटिंग चार्ज नहीं लगा सकता। अब कानून की किताबों से हटके बताएं, ये फ्लोटिंग चार्ज किस बला का नाम है? फ्लोटिंग चार्ज से मुराद किसी ऐसी चीज पर कर्जा या मॉर्गेज लगाना है जो मुसलसल बदलती रहती हो, जैसे किसी दुकान या गोदाम में रखा हुआ सामान जो रोज आता और बिकता है। अच्छा, तो बैंक के पास ऐसा क्या होता है? बैंक के पास जो नकद रकम या असासे पड़े हैं वो भी तो मुसलसल गर्दिश में होते हैं ना। अगर कोई बैंक अपनी इसी गर्दिश करने वाले सरमाए पर किसी और के हक में फ्लोटिंग चार्ज लगा दे और फिर डिफॉल्ट कर जाए तो आवाम के पैसे तो डूब जाएंगे। इसलिए इस तरह के किसी भी चार्ज को रजिस्टर करने से पहले स्टेट बैंक की मंजूरी लाजमी है। समझ गया। एक और इंतहाई दिलचस्प शक सेक्शन 19 में है। ये कानून शेयर होल्डर्स को मुनाफा यानी डिविडेंड बांटने से मुताल्लिक है। जी, डिविडेंड की तकसीम पर भी सख्त नजर है। कानून कहता है कि कोई भी बैंक उस वक्त तक अपने मालिकों को मुनाफा नहीं बांट सकता जब तक वो अपने तमाम कैपिटलाइज्ड इखराजात खत्म ना कर ले। आम इंसान के जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि ये कैपिटलाइज्ड इखराजात क्या होते हैं? क्या ये बैंक के रोजमर्रा के खर्चे हैं, बिजली के बिल वगैरह? नहीं, ये आम रोजमर्रा के खर्चे नहीं है। ये वो बड़े अखराजात होते हैं जो बैंक को शुरू करने, लाइसेंस लेने या पिछले सालों में होने वाले नुकसानात की मद में जमा हो चुके होते हैं। अच्छा, तो पुराना खसारा का पैसा बाहर नहीं निकाल सकते। पहले बैंक के खसारे पूरे करें, फिर मालिकान की जेबें भरें। वाह, क्या बात है। और इसी तरह मुफादात के टकराव को रोकने के लिए सेक्शन 20 मौजूद है जो कहता है कि एक शख्स बेवक्त दो बैंकों का डायरेक्टर नहीं हो सकता ताकि वो मार्केट में साजबाज ना कर सके। और साथ ही हुकूमती वुज़रा पर भी बैंक का डायरेक्टर बनने पर पाबंदी है ताकि सियासी असर और रसूख को बैंक के फैसलों से दूर रखा जा सके। यानी हर मुमकिन कोशिश की गई है कि खातेदारों का पैसा महफूज हाथों में रहे। लेकिन हम सब जानते हैं कि अच्छे डायरेक्टर्स और साफ खातों के बावजूद मुल्की या बैनुल अक़वामी सतह पर माशी बहरान आ सकते हैं। जी, बुरे वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। बुरे वक्त के लिए पैसों की बचत नागुज़ीर होती है। और यही चीज़ हमें इस गुफ्तगू के चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ ले जाती है जो सेक्शन 21 और 22 पर मुश्तमिल है, जहां रिजर्व फंड और कैश रिजर्व की बात की गई है। बिल्कुल। सेक्शन 21 रिजर्व फंड का तरीक़ाकार बताता है। अगर मैं इसे एक मिसाल से समझूं तो ये बिल्कुल घर में मौजूद पानी की इस इमरजेंसी टैंकी की तरह है जिसे भरे बगैर आपको बागीचे में पानी देने यानी मुनाफा बांटने की इजाज़त नहीं है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल 100% दुरुस्त मिसाल है। सेक्शन 21 दरअसल कानून की तरफ से नाफिज करदा एक जबरी बचत है। जबरदस्ती की बचत? जी हाँ, कानून ये कहता है कि अगर किसी बैंक का रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम अकाउंट ये वो पैसा होता है जो बैंक अपने हिस्सों को उनकी असल कीमत से ज्यादा पर बेचकर कमाता है, अगर ये दोनों मिलकर बैंक के अदाशुदा सरमाए यानी पेड अप कैपिटल से कम है तो बैंक को अपने सालाना मुनाफा का कम से कम 20% हिस्सा लाजमन इस रिजर्व फंड में मुंतकिल करना होगा। अच्छा, 20% तो काफी बड़ी रकम है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर ये फंड सरमाए के बराबर हो जाए या उससे बढ़ भी जाए तब भी बैंक को अपने मुनाफा का कम से कम 10% हिस्सा हर साल इस फंड में रखना होगा। ये वो दीवार है जो बुहरान के वक्त सबसे पहले सदमा बर्दाश्त करती है। यानी हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए बचत करनी ही करनी है। और उसके फौरन बाद सेक्शन 22 कैश रिजर्व की बात करता है। मैं एक बार फिर कानून के असल अल्फाज का सहारा लूंगा।
maintained by way of cash reserve, a sum equivalent to at least 2% of its time liabilities in Pakistan and 5% of its demand liabilities. जिसका वाज़ेह तर्जुमा ये बनता है कि पाकिस्तान में अपनी टाइम लाइबिलिटीज़ का कम से कम 2% और डिमांड लाइबिलिटीज़ का 5% हिस्सा नकद रिजर्व के तौर पर बरकरार रखना होगा। अब हमने गुफ्तगू के शुरू में टाइम और डिमांड लायबिलिटीज का फर्क समझा था। जी बिल्कुल। तो अब यहाँ वाज़ेह हो रहा है कि डिमांड लायबिलिटीज जिन्हें लोग किसी भी वक्त मांग सकते हैं, उनके लिए कानून 5% कैश रखने का कह रहा है, जबकि टाइम लायबिलिटीज के लिए सिर्फ 2%। इसका सीधा सा ताल्लुक बैंक के पास मौजूद नकद रकम की दस्तयाबी से है ना? बिल्कुल। इसे मालियाती जुबान में लिक्विडिटी का इंतजाम कहते हैं। आप तसव्वुर करें कि कल सुबह अचानक किसी अफवाह की वजह से सैकड़ों लोग अपना पैसा निकालने बैंक पहुंच जाएं। हाँ, जिसे बैंक रन कहते हैं। जी बिल्कुल। अगर बैंक ने तमाम जमाशुदा रकम आगे फैक्ट्रियों को कर्जे में दे रखी हो, तो वो नकद कहाँ से लाएगा? इसी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए कानून ने ये तनासुब लाजमी करार दिया है कि इतना नकद पैसा हर वक्त स्टेट बैंक के पास या बैंक की अपनी तिजोरी में मौजूद रहना चाहिए, ताकि रोजमर्रा की मांग पूरी की जा सके। ये तमाम उसूल और शराइत वाकई एक किले की फसील की तरह महसूस होते हैं। अगर हम आज के इस पूरे तफसीली जायजे का निचोड़ निकालें तो ये वाज़ेह हो जाता है कि सेक्शन 1 से 22 तक का ये सफ़र महज खुश्क कानूनी शिकों का मजमुआ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये एक मुकम्मल हिकमत अमली है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि कोई भी बैंक आवाम के खून पसीने की कमाई से जुए या रिस्की तिजारत ना खेले और हमेशा अपने असल काम यानी एक महफूज मालियाती सालिस के तौर पर काम करे। बिल्कुल बजा फरमाया। मैं समझती हूँ कि ये 22 सेक्शंस इस बात की गारंटी हैं कि बैंकों के पास ना सिर्फ खातिर खास सरमाया हो, बल्कि उन्हें चलाने वाले लोग भी शफ्फाफ हों, उनका सारा हिसाब किताब कानून के दायरे में हो और बुरे वक्त के लिए उनके पास हमेशा एक महफूज खाका मौजूद हो। स्टेट बैंक की कड़ी नज़र और अदालतों का चेक एंड बैलेंस इस पूरे निज़ाम को एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करता है।